हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा भारत दूरदर्शन नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और इस नाटक से मैं ये कहती हूँ कि 1% तो आएगा ही आएगा। हो सकता है कि इसमें से आपके 2% भी देखने को मिल सकते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो लेखक परिचय है, यानी उनका जीवन परिचय है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी परीक्षा देते हो, इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। पूरे युग का नाम भारतेंदु युग के नाम पर पड़ा है, तो ये आपके हिंदी विषय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहती हूँ, अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखी तो कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। हम 0 से लेकर 100 तक चलेंगे। संपूर्ण यूनिट मैं बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी। संपूर्ण यूनिट मतलब पूरी 1 से लेकर 10 यूनिट आपके यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम लगा है। ठीक है, तो बिल्कुल हम 0 से 100 तक चलेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप में से कौन कौन मेरे द्वारा पढ़ाए हुए इन नाटकों को जिसने पसंद करा है। और जिसने कहानियाँ नहीं देखी हैं, तो मैंने 21 की 21 कहानियाँ जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में हैं और आपके उपन्यास संपूर्ण करवा दिए हैं। आप सक्सेस इन हिंदी अकेडमी बाय अंजना सर्च करोगे तो आपके सामने कहानियाँ और उपन्यास आ जाएंगे। 1 से लेकर 10 यूनिट बिल्कुल निःशुल्क हम करेंगे। कौन कौन करना चाहता है मेरे साथ, एक बार अपनी अटेंडेंस मतलब कि अपना नाम अवश्य लिख दे और आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये भी अवश्य लिखें। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारत दूरदर्शन नाटक की रचना 1880 में हुई थी। ठीक है, इस नाटक की रचना कब हुई थी? 1880। तो पहला प्रश्न तो आपको यही मिलता है। कई जैसे कि आपने दृष्टि की बुक देखी है, उसमें 1876 या 75 दिए, तो वो गलत है। ठीक है, ले इसकी शुरुआत की होगी, लेकिन 1880 में ये नाटक लिखा गया था। भारतेंदु ने इस को नाट्य रासक नाम से पुकारा। भारतेंदु ने इस नाटक को किस नाम से पुकारा है? नाट्य रासक नाम से पुकारा है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये इसकी भूमिका है। तो भूमिका से हम देखेंगे तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले अंक में बिल्कुल हम विस्तार से पढ़ेंगे, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए। और पढ़कर आपको भी लगेगा कि कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। योगी लावणी गाता, यही प्रश्न बनता है कि कौन से अंक में योगी लावणी गाते हुए आता है। तो पहला अंक है जिसमें योगी लावणी गाते हुए आता है। भारत के प्राचीन गौरव, पारस्परिक फूट और कलह के फलस्वरूप यवनों के भारतागमन और भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक शोषण दुर्व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि योगी लावणी गाते हुए आता है पहला अंक में। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इस नाटक का विषय क्या है। तो उसमें क्या होता था, भारत में अंग्रेज जो है आक्रमण कर रहे थे, अंग्रेजों का इसमें आ चुके थे और आपस में फूट और क्या है, आर्थिक शोषण दुर्व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब दूसरा अंक में क्या है, इसमें दीनहीन भारत अपनी दुख गाथा सुनाते हुए मूर्छित हो जाता है। अब दूसरे अंक में कौन आता है? भारत आता है। आशा निर्जला, तो ये भी पूछा गया है कि आशा और निर्जलता कौन से अंक में आते हैं। तो दूसरे अंक में कौन कौन पहले तो आता है, ये पहले आता है, अब क्या है, भारत आता है, फिर उसके बाद निर्जलता आती है। और निर्जलता वो बेहोश होकर पड़ा है, तो निर्जला उसे उठाती है, लेकिन वो नहीं उठ पाता। फिर आशा को बुलाया जाता है, आशा का प्रवेश होता है। तो प्रश्न ये बनेगा कि कौन से अंक में आशा और निर्जलता आती है? भारत आता है, तो दूसरे अंक में। ठीक है, ये नोट करते हुए चलेंगे, चाहे आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और नोट कर ले। तो तीसरा अंक में देखेंगे भारत दुर्देव। भारत दुर्देव का होता है। मैं सारे आपको ये बताऊंगी पात्र कौन कौन से हैं, इसका दोबारा भी बताऊंगी, एक बार आप इसे सुन लें। भारत दुर्देव सत्यानाश, फूट, संतोष, ढा, लोभ, उपेक्षा, स्वार्थपरता, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि की सहायता में भारत के धन, बल, विद्या तीनों को नष्ट करता है। तो भाई तीसरे अंक में भारत दुर्देव का होता है।
आगमन होता है, फिर सत्यानाश का और संतोष, ये बाकी तमाम ये इसमें आते हैं। चौथा अंक में देखेंगे भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार आदि क्या है चौथे अंक में आते हैं। तो भारत दुर्दैव किस में आता है, तीसरे अंक में, सत्यानाश भी तीसरे अंक में। चौथे अंक में ये पूछे जाते हैं, भारत दुर्दैव के साथ रोग आता है, आलस्य, मदिरा आती है। पांचवा अंक में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। पांचवें अंक में 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी बनी थी, यानी समिति है, जो एक कमरा है, भारत में रक्षा का उपाय सोचते हैं और डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। पांचवें अंक में एक कमरा है जिसमें 7 सभ्य बैठे हैं और डिसलॉयल्टी का भी प्रवेश होता है। और इस इंग्लिश पॉलिसी नाम एक्ट के हाकिमियत नामक दफा सबको पकड़ ले जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि एक्ट क्या है, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमियत नामक दफा से सबको पकड़ लिया जाता है। अब क्या है, छठा अंक है, इसमें कुल अंक कितने हैं, 6 अंक हैं। बाढ़ दुर्दशा में भारत अचेत होकर पढ़कर भारत को जगाने की भारत भाग्य क्या करता है, तो ये मैं बताऊंगी आपको। पात्र थोड़ा शांति, थोड़ा धैर्य बनाए रखे। भारत भाग्य अचेत पड़े हुए भारत के जगाने की चेष्टा करता है। वह उसके पूर्व गौरव का वर्णन कर उसे चिंतन करना चाहता है और अंग्रेज राज्य से उन्नति करने की बात चाहता है, किंतु भारत के उठने की आशा न देकर वह छाती में कटार आघात करके मर जाता है, मतलब वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, भारत की कथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक और उत्पाद भारत की करुणा स्थिति का उसमें आधार है। मतलब भारत दुर्दशा की कथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्पाद की करुणाजनक परिस्थिति का आधार है। कथा से शाखा प्रशाखा नहीं निकलती, ध्रुवता का भाव है, समाज गति से आगे बढ़ती चली जाती है, चरम सीमा पर समाप्त हो जाती है। अंकों का विस्तार भारतेंदु ने स्वेच्छापूर्वक किया है। उनमें घटनाएं की प्रधानता न होकर भावना की प्रधानता है। प्रश्न ये बन सकता है कि इसमें घटना प्रधान नाटक है या भावना प्रधान नाटक है, ये भी तो बात पूछे जाते हैं। इसमें क्या भावना प्रधान नाटक है। ग्रंथ के प्रारंभिक अंश में कथा का आभास प्राप्त होता है। भारतेंदु ने समकालीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन कथा का गठन किया है, यानी सबको इसमें प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वहाँ हम रुकेंगे। तो यहाँ से देखेंगे भारत, अब क्या है इसके मुख्य पात्र देख लें, क्योंकि अब मुख्य पात्र तो मेन तो ये 3 ही है, भारत है और भी हैं, लेकिन ये मुझे तो आपको याद रखने हैं। ये नाटक का नायक है भारत। इसमें अत्यंत दुर्बलता, कमजोर दीन दशा में दिखाई देती है। तो ये देखो 1880 की बात है, तो 1880 में क्या अंग्रेजों का आविर्भाव हो चुका था, मतलब अंग्रेज आ चुके थे, तो उस समय भारत की स्थिति बड़ी दयनीय थी। भारत दुर्दैव ये नाटक का खलनायक है, यानी प्रतिने बहुत शक्तिशाली है। भारत भाग्य भारत को बार बार नींद से जगाने की चेष्टा करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। तो ये 3 मुख्य पात्र है। और पात्र देखेंगे, अन्य पात्र योगी है, जो पहले ही अंक में क्या लावणी गाते हुए आता है। निर्जलता है, ये दूसरे अंक में आती है। आशा है, ये भी दूसरे अंक में आती है। और तीसरे अंक में सत्यानाश, फौजदार, भारत दुर्दैव आते हैं। और चौथे अंक में आपके आते हैं आलस्य, रोग, मदिरा आदि। सभापति इसमें क्या है 5वें अंक में। बंगाली है, महाराष्ट्री एडिटर, ये दो माह से डिसलॉयल्टी आदि। तो देखेंगे आज में इसमें क्या है, आजकल ये भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। पहले अन्य पात्र नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आजकल अन्य पात्रों से ज़्यादा प्रश्न बन रहे, तो आपको ये भी ध्यान से देखना है। अब यहाँ से देखेंगे नाटक में कुल कितने अंक हैं। तो पहले तो मैं एक बार जरूरी बता देती हूँ आपको, 1880 में ये नाटक लिखा गया है। भारत दिंदु हरिश्चंद्र का नाटक है 1880। ऊपर से इसमें ये पूछा जाता है कि इसके अंक कितने हैं। इसमें 6 अंक है। मेन चीज़ तो आपकी ये है, इसमें 6 अंक हैं। नाटककार ने और क्या पहला अंक में योगी लावणी हुए गाते हुए आता है, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है, ये तो आपको याद रखनी है। नाटककार ने इस अंकों के रूप में अलौकिक देश प्रेम का परिचय दिया है। भारत दुर्दशा अंक में 6 भागों में बांटा गया है। और यह दुखांतमक नाटक है। क्या है दुखांत, मतलब इसका अंत क्या है, दुख के साथ होता है, क्योंकि वो भारत क्या है अपने उसमें कटार मारकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्या रासक, नाट्य रासक है, इसका अंत दुख के साथ होता, दुखांतमक नाटक है। सर्वप्रथम एक योगी लावणी गाते हुए आता है, ये मैं बता चुकी हूँ, और इसे दोबारा आया हुआ है, तो इसको जरूर याद कर लेना। संक्षेप में प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख करता है। द्वितीय अंक में भारत स्वयं आकर अपनी दीन अवस्था पर उद्गार प्रकट करता है। आशा,
निर्दयता के साथ भारत को उठाकर ले जाती है। अब दूसरे अंक में क्या, भारत आता है स्वयं, उसके बाद निर्जलता आती है और फिर क्या, आशा आती है। तो ये अंक कौन से अंक में क्या आया, ये भी आप याद करते हुए चलें। तीसरा अंक में भारत दुर्देव बड़े ही अभिमान से भारत की हीन विपन्नता का वर्णन करता है। भारत दुर्देव, सत्यानाश, फौजदार, फूट, संतोष, ढा, लोभ, ये सारे पात्र आपको एक बार से रिवीजन जरूर कर लें। पूछ ले जाता है कि कौन सा पात्र इस नाटक का है या कौन सा नहीं है। तो आपको सारे पात्र मेन तो आपको याद करने ही करने, और सारे याद हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप विस्तार से सुनोगे देखोगे तो याद हो जाएगा। उपेक्षा, स्वार्थ, दुर्भय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि की सहायता भारत के धन, बल, विद्या तीनों नष्ट करता है। भारत दुर्देव, फौजदार, सत्यानाश, अपने साधारण सैनिकों को नादिर शाह, चंगेज, तमूर आदि, ये क्या है, मुस्लिम है। इसके पश्चात भारत निजी दोषों का भारत दुर्देव सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है। प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ। तो देखो आजकल भी क्या है, हिंदू मुस्लिम, हमें सनातन धर्म बनाना है, सनातन, आजकल भी धर्म लोग चिल्लाते रहते हैं। तो ये क्या है, धर्म एक देखा जाए तो भगवान एक इंसान के जितने भी अवगुण है वो नष्ट करने वाला था, लेकिन आजकल धर्म के नाम पर लोग अधर्मी होते खुद ही जा रहे हैं, उनको होश ही नहीं है। तो उस समय भी अंग्रेजों ने इस चीज़ का सहारा लिया कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाए और इसमें फूट डाली जाए और ये इनका राज लंबे समय तक चला जाए कर सके। अधोगति के अन्य मूल उपादान आपसी मतभेद, वर्ण व्यवस्था मतलब कि इसमें क्या है, वर्णों में जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाल विवाह, कम उम्र में शादी कर देना, विधवाओं को विवाह निषेध कर देना, समुद्र यात्रा निषेध माना जाता है। तो ये क्या उस समय ये भारत के पतन के कारण थे। चौथे अंक में देखेंगे जिसमें भारत दुर्देव आता है, रोग आता है, आलस्य आता है, मदिरा, अंधकार आदि संग भारत के नाश की तैयारियां करता है। इसमें प्रभावित अक्रम ने भारत का दैनिक चित्र, अक्रम में मतलब कोई काम नहीं करना। भारत के लोग उस समय कितने आलसी हो गए थे, मतलब ये कि सब कुछ भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा ना, तो वही दशा इसमें हुई है। तो इसमें देखेंगे चौथे अंक में भारत दुर्देव आता है, रोग आता है, आलस्य आता है, मदिरा, अंधकार। तो पूछा जा सकता है कि कौन से अंक में कौन कौन आया। तो तीसरे अंक में हमने पढ़ा कि इसमें क्या भारत आता है और उसके बाद निर्जलता आती है, फिर आशा आती है। अब चौथे अंक में ये आए हैं। पांचवें अंक में सात संप्रांत शिक्षित समुदाय, एक छोटी सी समिति जो लोग करते हैं ना कि दिखावे के लिए एक कमेटी, काम को कुछ करना नहीं होता लेकिन कमेटियां बैठाई जाती, तो वही हाल इसमें है। पांचवें अंक में भारत दुर्देव भारत की रक्षा का उपाय सोचते हैं। इसके बाद ब्रिटिश लॉयल्टी का प्रवेश होता है और वह इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम इच्छा नामक दफा सबको पकड़ ले जाती है। छठे अंक में क्या होता है, भारत भाग्य अचेत पड़े हुए भारत को जगाने की चेष्टा करता है। वह उसके पूर्व गान का वर्णन करता है। पूर्व गौरगान जैसे अपने भारत सोने की चिड़िया था, आपने सुना होगा, ये था, मतलब बहुत अपने महापुरुषों का वर्णन किया है। तो उसी तरह से भारत भाग्य उसे जगाने की चेष्टा करता है। देखो तुम्हारे कितने गौरव, जैसे दुर्योधन, युधिष्ठिर, इनका किसने क्या क्या किया था वो इसमें सचेत किया जा रहा है, उनका उदाहरण दे देकर। अंग्रेजी राज्य में उन्नति करने की बात करना चाहता है, किंतु भारत के उठने की आशा न देखकर अपनी छाती में कटार का आघात कर लेता है, मतलब आत्महत्या कर लेता है। प्रस्तुत नाटक में दीनहीन पतित दशा, उसके प्राचीन गौरव का चित्रण करना भारतेंदु का मुख्य उद्देश्य था। मतलब भारतेंदु का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे प्राचीन का गौरवगान करना, मतलब प्राचीन काल में भारत कितना समृद्धशाली था, वर्तमान में उसकी क्या दशा हो गई। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुख्य उद्देश्य था लोगों के सामने लाने का। अंत में उन्होंने अपनी घोर निराशा का परिचय दिया, किंतु भारतेंदुकालीन भारतीय जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि उस समय प्रकाश की कोई रेखा प्रकट भी नहीं हुई थी। वास्तव में भारतेंदु ने इस रचना को यथार्थवादी दृष्टिकोण ग्रहण किया। मतलब यथार्थवादी दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जो वास्तव में जो घटनाएं घटित हो रही थी, यानी कि उसमें कोई कल्पना है, यथार्थ उस समय लोग कैसे भाग्य के भरोसे वैसे बैठे रहते, धर्म के नाम पर लड़ झगड़ रहे थे, आलस आ गया था उनमें, अकर्मणी हो गई थे, न कोई काम करना, ऐसे ही आपस में लड़ते झगड़ते थे, आपस में फूट थी। भारत दुर्दशा की कथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्पाद है। भारत की करुणाजनक परिस्थिति उसका आधार प्रदान है, मतलब ये क्या आधार है, भारत की देख ऐसी करुणा स्थिति हो गई थी।
भारतेंदु ने समकालीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, यानी भारत क्या था, सामाजिक रूप से भी उसका पतन हो चुका था, धार्मिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से तो कमजोर हो गया था। वह भारतीय नवोत्थान भावना का ओतप्रोत है। मतलब भारत में क्या है, नवोत उत्थान मतलब कि अगली एक नई ऊर्जा के साथ वह भारत को बनाना चाहता है, लेकिन क्या है, असफल होता है। भारत के अधोगति में विदेशी आक्रमणकारियों, विदेशी मतलब मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे, तैमूर है, नादिर शाह है, ये आक्रमण के लिए कर रहे थे क्योंकि ये भारत में को लूटना चाहते थे, यहाँ से धन इकट्ठा करना चाहते थे। शासकों का हाथ था तो उन्नीस भारतवासियों का भी कम नहीं था। मतलब ये कि जयचंद जैसे इसमें देशद्रोही भी बैठे थे। भाई अब जब जब दूसरा लोग अपने आपके परिवार में, किसी भी के परिवार में लगा लीजिए, जब अपना ही कोई किसी पड़ोसी को अपने घर की बातें बताने लगे तो वहाँ फूट हो जाती है। उसी प्रकार इसमें दिखाया गया है कि जब जयचंद जैसे देशद्रोही थे तभी भारत क्या गुलाम हुआ था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अंग्रेज राज्य की इच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुरीतियों की निंदा करते हुए जनहित पर जोर दिया। मतलब अंग्रेज राज्य में तो उन्हें अच्छाइयाँ नजर आ रही थी और अपने देश में कुरीतियाँ नजर आ रही थी, और उन्होंने क्या है, अंग्रेजों का ही साथ दिया, तब भारत गुलाम हुआ था। नाटक में लेखक ने भाव का मानवीकरण प्रस्तुत किया है। वास्तव में नाटककार ने प्रश्न उठाया कि सफलतापूर्वक भावोत्पूर्ण ढंग से निर्वाह किया, जिसमें शिथिलता कहीं नहीं है। मतलब वास्तव में जो घटनाएं घटित हो रही थी वो इसमें नाटककार मतलब भारतेंदु जी ने दिखाई है, और ये नाटक भी एक नाटककार की, यानी जो नाटक अभिनय की दृष्टि से भी ये नाटक सफल हुआ है। भारत दूरदर्शन नाटक में भारत उदय के प्रयास उत्साह होने के कारण वीर रस, मतलब इसमें वीर रस आया कि तू उठो, जागो जागो भारत भाई, भारत दूरदर्शन देखी जाए, तो इस तरह की बातें करके इसमें वीर रस आया है। करुण रस का भी भारत भाग्य की अवस्था, मतलब वो शिथिल हो गए, जैसे मूर्छित होकर पड़ जाता, तो इसमें करुण रस भी आया है। हास्य के लिए भी उसमें कहीं कहीं हास्य भी कहीं कहीं हुआ है। इस रचना में तत्कालीन सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन जीते जागते हुए चित्र मिलते हैं। भारत के उत्थान पतन की कहानी मिलती है। उन्होंने रोग, कर मतलब टैक्स, महा आलस्य, धनहीनता, बलहीनता, अवध, अविद्या मतलब अशिक्षित लोग, पारस्परिक फूट का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे नाटक के कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कथनों से प्रश्न बनते ही बनते हैं, विशेषकर याद रखेंगे। जब हमने नाटक का हमने क्या है ना, अब मैंने एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ। जैसे 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या प्रकाशित हुआ था। कुल अंक कितने हैं? 6 अंक हैं। पहले अंक में रोगी लावणी गाते हुए आता है, दूसरे अंक में भारत आता है, और उसमें क्या है, भारत के साथ आती है, फिर निर्जलता आती है, आशा आती है, और तीसरे अंक में भारत उद्देश्य और ये आते हैं, और रोग, आलस्य। उसके बाद क्या है, 5वें अंक में कमेटी बनाई जाती है, और छठे अंक में क्या है, वो कटार मारकर भारत मर जाता है और भारत भाग्य से जगाने का प्रयास करता है। तो एक बार आप इनसे पढ़ लेना 2-3 बार, ठीक अच्छी तरह याद हो जाएगा। जय सतयुग थामन कर नासन मलछन अचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कलिक अवतार। ये क्या है, मैं पहले में ही कि मंगलाचरण है। कोई भी नाटक है जिसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है, तो वो आप जरूर याद कर लेना। रोम सब मिले भारत भाई, आहा भारत दूरदर्शन देखी जाए, इतना महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी में आता है तक पूछा गया है, और नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, तो इसे मत भूलना। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। किस नाटक से ली गई? भारत दूरदर्शन से ली गई हैं, 1880 में जो लिखा गया है। और इसमें क्या है, योगी आता है पहले ही अंक में। अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पे धन विदेश चली जाती आई अतिख्वारी। इसमें भी ये पहला ही अंक है, और यह योगी गाता है अंग्रेज साग सुज सज भारी, मतलब कि अंग्रेजों का राज में सभी सुख भारी, ये एक व्यंग्य किया गया है। पेदर और भारत का जो धन है विदेश में जा रहा है। आज हम उसी की उम्मीद को देखते शमशान हो रही है। यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, दृढ़ता, सत्य सब कहाँ गए। मतलब एक ही प्राचीन गौरवगान किया गया कि प्राचीन काल में भारत कितना गौरवान्वित था, मतलब कितने इतने योद्धा थे, धन से संपन्न था, हर तरह से विद्या से, लेकिन अब क्या लोगों को क्या हो गया है।
अरे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस पर नंबर पर संदेश भेजकर या वॉइस कॉलिंग करके मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये आपके यूजीसी नेट और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम आपकी तैयारी हो जाएगी मात्र 999 रुपये में। लेकिन सिर्फ पीडीएफ के पैसे हैं और पढ़ाई आपकी जो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम आप निःशुल्क करेंगे, ठीक है। अरे पामर जयचंद तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता है। जयचंद मतलब जो देशद्रोही था, जिसमें आप जयचंद प्रकाश पढ़ते हैं, उसमें तेरे बिना मेरा क्या डूबा चाहे, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। दूसरा अंक भारत। अब भारत क्या है, अब क्या है, बिल्कुल एक डरा हुआ है। और क्या है, जैसे कि भारत दो देश इतना उसके अंदर खोप है, तो भारत की एक प्रतीकात्मक रूप नाटक है ये पूछा जा सकता है ये कैसा नाटक है। ये प्रतीकात्मक रूप से नाटक है। ये जयचंद तेरे बिना मेरा क्या डूबा जाता है, हाय अब मुझे कोई शरण दिलवाना नहीं। वो क्या है, छिप रहा है। ये कौन कहता है, भारत कहता है। कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत होए अनाथ। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छिजत दो देत नहीं साथ, सब विधि दुख सागर मैं डूबती जाई उभारो नाथ। ये दूसरा अंक में जब भारत आता है कि मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ा है और मैं अनाथ हो गया हूँ, दिन दिन भर मेरी विपत्ति बढ़ती जा रही है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। तो इसमें क्या है, ये दूसरे अंक में भारत अपने क्या है कि अपनी दीन अवस्था पे रो रहा है। तो ये कथन भी भारत का है और दूसरा अंक में आया, ये आप याद रखेंगे। प्राण देना हो तो कायरों का काम है, क्या हुआ धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत। तो देखा, प्राण देना कायरों का काम है, क्या हुआ धन मान। एक निर्जलता होती है ना कि जिसे आप भाई कुछ भी हो जाए मतलब मरना नहीं है। कि निर्जलता मतलब बिल्कुल शर्म को त्याग कर जीना। तो दूसरे अंक में निर्जलता का एक कथन है और दूसरे अंक में आए किसको कह रही है, भारत को कह रही है। और उसके बाद क्या है, आशा को ये बुलाती है। जब ये असफल होती है तो आशा को बुलाती है। एक होती है ना आशा, जैसे हम कुछ काम नहीं करते, आज का काम कल पे टाल देते हैं, तो ये हमारी निर्जलता है अगर हम साधारण जीवन में देखें। और फिर क्या है, फिर हम एक आशा से होते नहीं, कोई बात नहीं अब नहीं किया तो हम कल कर लेंगे। तो एक आशा इंसान को जिंदा रखती है। तो उसी प्रकार इस नाटक में दिखाया गया है। दूसरे अंक में पहले भारत आता है और वो मूर्छित होकर पड़ जाता है, तो फिर निर्जलता उसे कहते कि प्राण देना तो कायरों का काम है, ठीक है, जिंदा रहेंगे तो 1000 नियामत हैं। तो ये फिर वो असफल होती है तो फिर वो आशा को बुलाती है, वो फिर आशा उसको उठाती है। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपजा ईश्वर कोप से ओ भारत बीच, छार खार सब दिन हित करूँ मैं उत्तम धन नीच, मरी बुलाऊं देश उजाड़ू महंगा करे अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन्य, मुझे तुम सजन मानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। भारत दुर्देव तीसरा अंक में, भारत दुर्देव मतलब उसका बहुत ही भयानक रूप है। और वो क्या कह रहा है कि मुझे इतना आसानी से नहीं उपजा ईश्वर कोप से, मतलब मैं ईश्वर के कोप मतलब क्रोध से, ओ आया भारत भी छार खार मतलब सबको मैं नष्ट कर दूंगा, सबको उजाड़ दूंगा, अन्न को महंगा कर दूंगा, सबके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, धन मुझको धन मतलब तुम मुझे सहज मत मानो, मैं एक राक्षस का रूप है। तो ये कौन कहता है, भारत दुर्देव। और किस में आता है, तीसरे अंक में आता है। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, हाँ मुझ चने एक चने से भाड़ फोड़ेंगे, ऐसे लोगों को दमन करने में जिले के हाकिम को मैं हुक्म दूंगा, इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना वो बड़ा मेरा मित्र हो उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। ये भी तीसरा अंक में होता है डिसलॉयल्टी के। देखा होगा ना तुमने भाई, जब क्या है अब कई बार जो सिफारिश से लोग आगे तक पहुंच जाते हैं, उन्हें क्या है वो देशद्रोही तक होते हैं और उन्हें मेडल दिया जाता है। तो उस समय भी ये स्थिति हो गई थी, जो देशद्रोही था उसे ही मेडल दिए जाते थे ताकि वो देश का सर्वनाश कर सके। हमारा नाम सत्यानाश, आए हैं राजा के नाम हम पास, धर्म हम लाखों की बेस है, चौपट सारा देश है, हमने बहुत फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बारा खोल दिया हिंद का द्वार, सत्यानाश फौजदार। अभी तीसरे अंक में कौन आया, सत्यानाश फौजदार आया है, रोग आया है, आलस्य आया है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि बोलते कि बाढ़ दुर्दे तुमने क्या क्या काम किया है, तो वो कहते कि हमने छुआछूत बढ़ाया है, छुआछूत और हमने एक धर्म बढ़ाया, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम फैलाया जिससे कि आपस में लोग कट मर रहे हैं, और हमने जयचंद जैसे देशद्रोही पैदा करे हैं। तो इसमें क्या भारत देव बड़ा खुश होता है, आपने पढ़ा होगा
तो ये भी महत्वपूर्ण है। रुचि विधि वाक्य पुराण माई घुसाओ शैव साकस वैष्णव अनेक मत प्रकट किए। भाई हमने क्या है, कोई शैव बना दिया, कोई वैष्णव बना दिया, वो बहुत सारे मत बना दिए। अपरसो लुचु अछूत रुचि भोजन पति छुड़ाए, आपस में बैर बढ़ाया। तीन तीन तेरह, सबको तीन तेरह कर दिया है, मतलब सबके क्या आपस में बांट दिया है। चौका 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 लाए, रुचि मत वेदांत वेदांत तो वेदों में क्या रुचि करे, सबको ब्रह्म बनाए, सबको ब्रह्म, भाई मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, हिंदुन पुरुषोत्तम क्यों तोरे अदर उपाय। तो ये सारे क्या है सत्यानाश फौजदार उनके बारे में कहा गया है। तीसरा अंक सत्यानाश फौजदार कह रहा है कि हमने ये क्या है भारत में क्या फैलाए हैं, अवगुण फैलाए हैं। फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसे जीतने को मैंने बड़े बाके वीर भेजे। कि अब क्या धन की सेना बची थी तो हमने बड़े बाके वीर भेजे। ये सारे कथन किसके, सत्यानाश फौजदार कह रहा है। अपव्यय मतलब कि व्यर्थ में पैसा बहाना। अदालत अदालत झगड़े में। फैशन फैशन क्या है, भारत का कपड़े न पहनकर विदेशों से कपड़े मंगवाना, तो भारत का पैसा कहाँ जाएगा, भारत मतलब विदेशों में जाएगा। सिफारिश, आप सिफारिश के कारण नौकरी देना, सारे दुश्मनी फौजदार तितर बितर कर दिए। आपने खूब लूट मचाई है, मतलब ज़्यादा फैशन के चक्कर में जो पैसे खर्च कर रहे हैं तो खूब लूट मची। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए हैं। फैशन ने तो बिलो टोटे इतने गोलमाल के अट्टाधार कर दिया है कि सिफारिश ने भी खूब छका, सिफारिश ने भी खूब छका है। तो ये सारे सत्यानाश फौजदार तीसरे अंक में भारत दुर्देव को कह रहा है, तो ये आपको याद रखने हैं। फूट डहा लोभ आय पर स्वार्थ प्रताप पक्षपात हट शोक अश्रु मार्जन निर्बलता दर्जन दूती दूतों का शत्रु हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घाट पर गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता आई और ऐसे इकाई की तरफ फोड़ा कि भाषा धर्म चाल व्यवहार खाना पीना सब एक एक योजन अलग अलग कर दिया। सत्यानाश फौजदार, अब सत्यानाश फौजदार कह रहा है कि हमने आपस में फूट डाल दी है, भय कर दिया है, स्वार्थ कर दिया, मतलब आपस में लोगों को भड़का दिया है ताकि हमें युद्ध भी ना करना पड़े, ये और आपस में ही क्या है इनमें बैरभाव हो जाए और आपस में ये मर जाए। जस जस सुरसा बदन बढ़ाए तासु दुगन कपीना रूप जो रोग कह रहा है। अब क्या रोग क्या है, लोगों में क्या था, पहले लोग बीमार हो जाते थे तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, भाई ये माता बड़ी माता है और इससे क्या माता छिड़ जाएगी, तो ऐसे इसमें लोग आपस में मर जाते थे। धनवंतरी काशीराज देव सब समय नहीं है, मतलब कि अब क्या है, अब किसी के पास वैद्य के लिए जाने का समय नहीं है, सभी आपस में क्योंकि वो कर दिया ना कि अंधविश्वास फैला दिया है। वाघ बट चरकी हैं, वैद्य की अब केवल जीविका हेतु बची हैं, मतलब वैद्य की केवल जीविका हेतु, वैद्य की अब जब कोई बुलाएगा नहीं वैद्य को तो वो जीविका कैसे, उसकी जीविका तो खत्म हो जाएगी। काले बल से औषधि गुणों लोग प्रकृति में भेद पड़ गए। अब क्या लोगों के प्रकृति में के लोगों की प्रतिक्रिया है वो हो गई है, अब भगवान के भरोसे बैठे हैं तो आपस में मर जाएंगे। ये रोग कह रहा है चौथे अंक में, रहने दो जमी पर मुझे आराम नहीं, छेड़ो न नक्श पे मिटाना नहीं अच्छा, उठ के घर में कौन चले यार, घर तक मौत अच्छी दिल का लगाना नहीं अच्छा। आलस्य, अब नहीं कि आलस्य क्या है भाई, मुझे मत छेड़ो, मुझे यहीं आराम करने दो। जब आलस्य आएगा तो देश का तो सर्वनाश होगा ही ना। को नर्प हो हमें क्या हानि, चेरी छादी ने उबरानी, जन्म को सुखपूर्वक व्यतीत करना, अजगर करे न चात खरीद, पंछी करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। तो यह आलस्य का काम है, आता ना मलुकदास कहते हैं, तो वो ये इसमें दिखाया गया है। पंडितव्य मर्तव्य न पंडितव्य सो भी मर्तव्य, सभी दंत काटक की कर्तव्य, सभी जात ब्राह्मण धर्म वैरागी, रोज सूद और दिल की गप सभी से अच्छी है। भाई क्या है, अब क्या लोग बैठे बैठे खाने के चक्कर में क्या भूखे मर जाएंगे, तो ये सब दिखाया गया है इसमें। तो ये इतना ये बार बार ये देखो, जागो जागो भारत भाई, देखना भारत में छठे अंक, जागो जागो सोत न्यूसी, गायो जागो रे भाई, कौन कहता है दिन बीत गई रात गई आ गई देखे, लेकिन भारत को जगाने की कोशिश कर रहा है भारत को, लेकिन वो नहीं उठता है और अंत में आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, देखो, भारत की भुज बल जग रक्षित, भारत विद्या लही जगत सचित, भारत तेज जग विस्तार, भारत में कंपित संसार। भाई भारत भागे छठे अंक में, देखो यहाँ से महत्वपूर्ण है, जिस भारतवर्ष में सिर व्यास नहीं महर्षि व्यास है, भाई टाइपिंग में मिस्टेक है, महर्षि कालिदास पाणे शक्य भाण भट्ट
प्रभुति कवियों के नाम मात्र अब सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की ये दशा। मतलब भारत भाग्य जगा रहा है भारत को, कि जिसमें व्यास हुए हैं, वाल्मीकि हुए हैं, कालिदास हुए हैं, आज वो क्या नाम मात्र के रहेंगे। भारत की क्या दशा हो गई, उस समय को याद करो, जागो और तुम भी वैसे ही काम करो। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त, अशोक का शासन रूस नहीं दूर दूर तक फैला था। भारत की दुर्दशा, जिसमें राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिव आदि पवित्र चरित्र के लोग हुए हैं, उसकी ये दशा। हाय भारत उठो, हाय भारत उठो। भारत का छटांक वो क्या है, अब उदाहरण देकर समझा रहा है कि देखो भारत में ऐसे वीर हुए हैं और तुम क्यों आलस्य में पड़ो, उठो और तुम भी कुछ कर सकते हो। रामविलास शर्मा के शब्दों में कुछ कथन आ जाते हैं, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। भारत उस समय उन्होंने भारतेंदु जी के पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में ऐसा दिखलाया कि भारत रामविलास शर्मा की जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब चंद लोग क्या करते हैं, वो भी आलस्य के कारण क्या, वो भी अभी कोई नहीं उनका साथ दे रहा तो वो भी पढ़े रहे। नाटक का मुख्य उद्देश्य, अब ये पूछ लिया जाता कि नाटक का मुख्य क्या उद्देश्य, किसी भी नाटक का, कहानी का, तो उसे आप जरूर ध्यान से देख लेना। नाटक का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखलाना एवं दुर्दशा कारणों क्रम कर दुर्दशा करने वाले यथार्थ चित्र उपस्थित करना है। मतलब भारत की जो दशा है उसको दिखाना, उसको यथार्थ चित्रण करना और उसे जगाना, इसका उद्देश्य है। व्यंग्य इस नाटक का प्रधान गुण है। व्यंग्य इस नाटक का प्रधान गुण है, याद रखना। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासिया, समाज सुधार, सब प्रतीखा व्यंग्य के। जैसे समाज प्रतीखा व्यंग्य किया है धर्म के नाम पर, सरकारी व्यवस्था के नाम पर और समाज सुधारकों पर प्रतीखा व्यंग्य किया है। इसमें भारतेंदु जी ने राजभक्ति और भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ नजर आती है। अंग्रेज राग सुध भारी पे धन विदेश चली जाती अति खुआरी। तो ये कथन थे और हमने ये नाटक पढ़ा। नाटक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और एक बार देख लें। मैं एक शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगी, वो भी मैं आपके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करवाऊंगी कि इनके सबके प्रकाशन वर्ष, इनके अंक और इनके कथन। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं। पीडीएफ मात्र 999 रुपये की होगी, जिसमें आप नेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तमाम अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, 1 से लेकर 10 यूनिट मैं बिल्कुल निःशुल्क करवा रही हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कुछ वीडियो में अपना सुझाव देना तो वो भी अवश्य देखें, क्योंकि आप भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपके सुझाव अवश्य माने जाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है, सब में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, मेरे अंदर भी है, तो मैं उसमें और सुधार लेकर आऊँगी। तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। मतलब कि आप एक वीडियो वहाँ देखी, यहाँ देखी, एक जगह टिक कर आप तैयारी करते हो और 0 से लेकर चलते हो तो 100% आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपने इसी नंबर पर संदेश भेजकर अपनी पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं। अगर आप नहीं मंगवाना चाहते तो आप तैयारी कर सकते हैं, वैसे मंगवा लेंगे तो और अपनी मजबूत तैयारी हो जाएंगी, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई छोटी जॉब नहीं है। हरियाणा के कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब छोटी नहीं होती है। तो ये 1000-1500 रुपये हमारे लिए कोई मायने भी नहीं रखते हैं, क्योंकि भाई देखो हमें एक दिन के 3 से 4 हज़ार में लाख रुपए ऊपर प्लस हमारी सैलरी हो जाएगी। तो कहीं हम 1 नंबर से रह जाते 2 नंबर से, तो वो हमारा ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें एक आत्मविश्वास आएगा कि हमारी तैयारी हो चुकी है, इतने ही नोट्स हैं, ये हमारा पाठ्यक्रम संपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय